पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो नाविक धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, द पीके टाइम्स के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। हम सभी जानते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर्वोच्च और अहम मानी जाती है सरकारी नौकरियों में, और ये यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के जरिए आयोजित होती है और हर साल इसमें लाखों युवा भाग लेते हैं। लेकिन सभी जो मेहनत करते हैं उनमें से कुछ की ही मेहनत सफल हो पाती है और कुछ ही लोग इसमें चयनित हो पाते हैं। जी हाँ, दरअसल आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, उन्होंने भी इस पद को हासिल करने के लिए काफी संघर्ष किया, मेहनत की और चुनौतियों से लड़े, और आज वो एक आईएएस ऑफिसर बनकर हमारे बीच है। जी हाँ, हमारे साथ आज है डॉक्टर भंवरलाल जी, जो सिरोही जिले में बतौर जिला कलेक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीके टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर। चूंकि 2 सितंबर 1987 वो दिन जब आपका जन्म हुआ था, और अगर हम बात करें आपके जन्म के बाद से ही शायद कई ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि आपने ये निर्णय लिया कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आगे बढ़ेंगे, यानी थार की सरजमी से आपने वो सफर तय किया, संघ लोक सेवा आयोग तक का जो सफर है। तो एक बचपन से ही हम शुरुआत करते हैं, कैसे बीता आपका बचपन? जी, जैसा आपने बताया कि मैं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर का रहने वाला हूँ, और शुरुआती मेरी जो शिक्षा थी वो गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। और जब मैं दूसरी क्लास में था तो माता जी का स्वर्गवास हो गया था, और मेरे पिताजी आर्मी में पोस्टेड थे। तो उसके बाद में उनके सामने एक बहुत बड़ा टफ डिसीजन था कि बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए। पीछे गांव में रखना भी उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि परवरिश का इशू था, और उनकी पोस्टिंग भी लगातार चेंज होती रहती थी एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि वो आर्मी में थे। फिर भी उन्होंने अपने सीनियर्स के गाइडेंस में या उनसे चर्चा कर हमें मैं और मेरे बड़े भाई जो अभी राजस्थान पुलिस में एसएचओ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं अपनी, हम दोनों को गांव से बाहर ले गए, और उस समय उनकी पोस्टिंग अलवर थी। तो उसके बाद में 2 वर्ष मेरी अलवर में पढ़ाई हुई, और अलवर में पढ़ाई के दौरान ही मैंने मिलिट्री स्कूल की तैयारी की। मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, जिसमें जो डिफेंस फोर्सेज होते हैं उनके वार्ड्स के लिए रिजर्वेशन भी होता है, और ये कंप्लीट रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जिनके बारे में जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। तो अलवर में जब मैं 5वीं क्लास में था, उस दौरान मिलिट्री स्कूल की और सैनिक स्कूल की तैयारी की, और फिर मेरा चयन मिलिट्री स्कूल बेलगाम में हो गया था, जो कि कर्नाटक में है। मिलिट्री स्कूल बेलगाम में मैंने 7 साल पढ़ाई की, 6ठी से लेकर 12वीं तक, और उसी दौरान मैं बीच बीच में गांव भी आता जाता रहता था, और देखता रहता था कि जो हमारा कठिन जो क्षेत्र है, किस तरह से लोगों को परेशानियां होती है। और हमारे भी आपकी नज़र में कौन कौन सी समस्याएं थी अगर गांव के लिहाज से देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मैं खुद स्वयं में महसूस करता था कि जब मैं गाँव में था तो हम जब स्कूल जाते थे तो 2 किलोमीटर दूर हमारी स्कूल हुआ करती थी, और उस समय 8वीं स्कूल ही थी। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर बात करें तो हमारे गांव से 17 किलोमीटर दूर बाईतू स्टेशन होता था, तो वहाँ पर होती थी। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या थी एक्सेस टू एजुकेशन की समस्या होती थी। इसके अलावा गांव में लोगों को जो भी काम होते थे उनके लिए भी, जैसे रास्ते की समस्या होती थी, बेसिक जो फैसिलिटी जैसे कि बिजली की सुविधा भी उस समय तक थी नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ थी, जिससे लोगों को बार बार या तो हेडक्वार्टर या दूर जाना पड़ता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती थी वो हेल्थ की भी लगती थी, कि हेल्थ के रूप में भी हमारे जो एरिया के अंदर अच्छी सुविधाएं नहीं थी। और कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि इसकी वजह से कई सारी माताएं और कई जो डिलीवरीज होती हैं उनमें भी बहुत सारी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, वो इसी वजह से वहाँ पर होती है, क्योंकि या तो सुविधाओं का अभाव है या उनको टाइम पे रेफरल नहीं मिल पाता है। क्योंकि रेफरल सेंटर जो मेडिकल कॉलेज उस समय जो हुआ करता था, जोधपुर मेडिकल कॉलेज था जो नज़दीकी, या तो लोग वहाँ पर लेके जाते थे या दूर गुजरात में इलाज के लिए लोगों को लेके जाते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको मैं देखता था, और मुझे लगता था कि मुझे ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ अपने परिवार के लिए अच्छा कर पाऊँ, या जो हमारे सोसाइटी हैं उनकी लाइफ को कैसे हम लोग ईजी कर पाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल चलता रहता था, और जब मैं 8th 9th क्लास के दौरान ही लगभग मैंने मन बना लिया था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है।
मतलब कहीं ना कहीं परेशानियां दिमाग में घर कर रही थी कि ताकि इन परेशानियों का आगे सामना न करना पड़े और मैं एक बेहतर जीवन जी सकूं अपने परिवार के साथ। डेफिनेटली एक आकर्षण भी होता है, क्योंकि सिविल सेवा जब हम ऑब्जर्व करते थे किसी को, जैसे तहसीलदार या एसडीएम किसी की गाड़ी जब हमारे आसपास से जाती थी, तो एक तो अट्रैक्शन होती थी दूर से। उस समय लाल बत्ती जो गाड़ियों पे लगी हुई होती थी, तो उसको देखकर भी काफ़ी हम लोग प्रभावित होते थे और हम सपने देखते थे कि कोई दिन आएगा जिस दिन हम भी इसमें बैठें। सर, ये कब पता चला कि यूपीएससी जैसे भी कोई परीक्षा होती है, मुझे भी वो क्लियर करनी है? फॉर्चुनेटली मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था तो उसमें अच्छा माहौल था, और करियर गाइडेंस के रूप में भी हमारे जो टीचर्स थे, ट्यूटर के रूप में बहुत अच्छी मतलब गाइडेंस बच्चों को देते थे। और जब मैं 9th क्लास में था, उसी दौरान लगभग हमारे जो ट्यूटर होते थे, मैं डेफिनेटली हमारे जो गुरु थे उस समय, प्रकाश सिद्धनाल सर, मुझे आज भी याद है, हमारे आर्ट टीचर हुआ करते थे और वो हमारे ट्यूटर थे। तो वो 9-10 स्टूडेंट्स पे एक ट्यूटर ग्रुप बनाया होता था, जिनके साथ में हम लोगों की रेगुलर इंटरेक्शन होती थी। और जब मैं क्लास 9th में था, तो एक बार रेगुलर इंटरेक्शन के दौरान ही उन्होंने पूछा मुझे कि आप मुझसे क्या बनना चाहते हो। तो मैंने बेधड़क कहा कि मैं IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। फिर उनका क्वेश्चन था कि चलो आप IPS ऑफिसर बन जाते हो आगे जाकर, और मुझे कोई काम पड़ता है, मैं आपके पास आता हूँ, आप मेरा काम करोगे या नहीं करोगे। 9th क्लास में बच्चा बहुत इनोसेंट सा होता है, तो मेरा यही जवाब था कि सर, काम अगर होने लायक होगा तो आपका काम डेफिनेटली मैं कर दूंगा, और काम अगर होने लायक नहीं होगा तो मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, चाहे आप मेरे गुरु ही क्यों नहीं। तो उस बात को उन्होंने बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लिया, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, और आप अगर इसी एटीट्यूड के साथ आगे अगर डिसिप्लिन रहकर मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली एक दिन IPS ऑफिसर या सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। और उसके बाद से मेरा लगातार दिमाग में यही एम था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो आप बचपन से ही होनहार बालक के तौर पर टीचर के सामने हमेशा रहे हैं, ये समझे हम? मतलब होनहार होना और एक जो टारगेट होता है उसको डिसाइड करना, बहुत जल्दी समझना है अपने लाइफ में, अपने करियर में कि आप क्या करना चाहते हो। मेरा ये मानना है कि इंटेलिजेंस या जो पढ़ने की जो चीज़ है वो एक पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब में से ऐसे होते हैं जो कॉलेज तक ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे होनहार या इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। होता अक्सर ऐसा है कि उनको पता नहीं होता है कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, और जिस दिन वो राह या जो टारगेट उनको मिल जाती है और उसके बाद में जब वो डेडिकेटेड तरीके से उसमें लग जाते हैं, तो मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्म करते हुए आ रहे थे स्कूल में और कॉलेज में, वो भी बहुत अच्छा एक्सेल कर जाते हैं बाद में, कि उनको पता लग जाता है कि वो एक्चुअल में जीवन में चाह क्या रहे हैं। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पर वो है कि आपको पता लगना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या चाह रहे हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, और फिर आप अगर उसकी तरफ लगातार मेहनत करते हो तो आप उसमें सक्सेस जरूर पाओगे। चूँकि आपने MBBS भी किया है, बतौर डॉक्टर आपने सेवाएं दी, तो फिर प्रशासनिक सेवा में आने का कैसा मतलब इरादा हो गया? जैसा मैंने बताया, मेरा विचार तो पहले से ही था, मैं 9-10 में जब से था तब से ही था, और उसके बाद में मैंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट की और मेरे बायोलॉजी में अच्छे नंबर थे। एक चीज़ जो मेरे आसपास में कुछ लोग थे जो UPSC की तैयारी कर रहे थे, तो उनमें मैंने देखने को मिला था कि UPSC का जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है जी। और कई बार 4-5 अटेम्प्ट के बाद भी इस एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती। तो अगर आपके पास में एक प्रोफेशनल बैकअप या अच्छी डिग्री नहीं है, तो बाद में आपके सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि आप 4-5 साल लगातार अटेम्प्ट देते हो, उसमें आप अपना समय भी लगाते हो, उसके बाद में अगर आप UPSC एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते तो आपके सामने करियर को लेकर एक दुविधा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे मन में था, और मैं चाहता था कि मैं एक प्रोफेशनल अच्छी डिग्री करके जाऊँ, कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में सफल नहीं भी हो पाता हूँ बाय द वे, तो मेरे पास में एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ रहेगी जिसके साथ मैं अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने मेडिकल पहले किया, क्योंकि मुझे बायो में अच्छे नंबर थे और मैंने वो स्ट्रीम पकड़ ली, तो मैंने मेडिकल किया, और उसके बाद में मैंने UPSC का जो मेरे मन में था तो उसकी तैयारी मैंने जैसे ही MBBS कंप्लीट किया उसकी तैयारी जारी रखी। जी बिल्कुल, और आपकी बात से बिल्कुल लग भी रहा है कि सवाल नींद का होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके सामने मसला ख्वाबों का था और उस ख्वाब को आप ज़रूर पूरा करना चाहते थे। अगर इस सफलता में मैं उस शख्स की बात करूं जिसे आपने बिल्कुल प्रेरणा के रूप में लिया और एक स्तंभ के रूप में, अगर वो ना होते तो शायद आप इसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते, वो कौन है? वैसे तो मैं बात करूं तो अलग अलग जो समय होता है हमारा स्टूडेंट लाइफ में, मुझे अलग अलग लोगों का सानिध्य मिला, और अगर एक चीज़ की अगर बात करें तो मैं
मेरे जो फादर थे उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, और समय समय पर उनका जो मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट मिला वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि बीच बीच में ऐसे भी मतलब पल आए जहाँ पर थोड़ा सा आदमी डगमगाता भी है। और एक वाक्य मुझे अभी भी याद है, जब मैंने 12th की थी, 12th के बाद में जब मुझे ग्रेजुएशन करना था और मेरा मेडिकल में अलग अलग जगह पर चयन हो गया था जी। मेरा AFMC में भी चयन हो गया था। तो AFMC काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है और एम्स के बाद में अभी मतलब सेकंड बेस्ट कॉलेज है लगभग। AFMC का एक फ़ायदा अगर मैं परिवार के रूप से देखूं तो AFMC में जो पूरी एजुकेशन थी वो लगभग निःशुल्क होती है, और उसमें मतलब आपकी फ़ीस नहीं लग रही थी। उसके अलावा आपको अलग अलग अलाउंसेस देते हैं, इवन बुक्स है, बाकी आपको ट्रैवलिंग वगैरह का खर्चा भी कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं AFMC ज्वाइन करता तो मैं एक तरह से निःशुल्क अपना कॉलेज या ग्रेजुएशन करके आगे बढ़ सकता था। लेकिन मेरा सपना सिविल सर्विसेज में जाने का था, और अगर AFMC के साथ में एक समस्या ये आ रही थी कि AFMC में जाने के बाद में मुझे 7 साल का बॉन्ड था वहाँ पर कि आपको आर्मी में सेवाएं देनी पड़ेगी। तो उस वजह से मैं असमंजस की स्थिति में था। ये चीज़ मैंने अपने फादर से डिस्कस की, तो उनका ये कहना था कि जब आपको सिविल सेवा में ही जाना है तो आपको डेफिनेटली उसी की तरफ प्रयास करने हैं। अगर मैं बाहर से MBBS करता हूँ, जो मेरे पास उस समय ऑप्शन थी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन AFMC के अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज और RPC के थ्रू भी कई कॉलेजेस में हो गया था, लेकिन डेफिनेटली बाहर से थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो रहा था। तो फादर आर्मी में सूबेदार की रैंक पे थे, तो उन्होंने ये झिझक नहीं दिखाई कि मैं AFMC से इसको MBBS कराऊंगा तो मेरे लिए सस्ता पड़ेगा और आराम से हो जाएगा, और डेफिनेटली एक आर्मी में कमीशन रैंक मुझे उस समय मिल जाती, क्योंकि उससे आप डायरेक्ट आर्मी में जा सकते हो मेडिकल कॉर्प्स के अंदर। उनका ये कहना था कि अगर आपका सिविल सेवा में जाने का मन है, भले ही आपका एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, तो वो कोई बात नहीं है, चाहे खर्चा कहीं से भी मुझे ला के देना पड़े, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप बाहर से कीजिए और आप सिविल सेवा का जो आपका सपना है वही आपको करना है। तो डेफिनेटली ये एक पल था। इसके अलावा जब मैंने MBBS की तो एक डेफिनेटली एक और पल आया कि MBBS के बाद में रूरल सर्विस का भी एक कंपल्सन होता है, तो 1 साल तो हमारी इंटर्नशिप में काउंट हो जाती है, 1 साल और सेवा देनी थी। तो उस समय भी असमंजस थी कि बॉन्ड भर के मैं तैयारी शुरू कर सकता था, या मुझे 1 साल और उसी सर्विस में रहते। तो अगर आप बॉन्ड भर के आते हो तो एक तो आपको बॉन्ड की राशि देनी होती है, और दूसरा आपका एडिशनल खर्चा आप तैयारी करते हो तो उसमें सारा खर्चा हो जाता है। तो एक जहाँ आपको पर मंथ कुछ पैसे मिल रहे होते एज मंथली स्टाइपेंड या सैलरी, अगर आप सेवा ज्वाइन कर लेते थे, एक तो वो भी आपको फॉरफिट करना पड़ा, दूसरा आपको बॉन्ड भी भरना पड़ा, और तीसरा आपका खर्चा मतलब कोचिंग का और आप कहीं रह रहे हो तो वो भी बढ़ गया। तो इसके बावजूद भी मेरे पिताजी का ये कहना था कि ये लॉन्ग रन में मायना नहीं रखता है। अगर आप अपने मुकाम को हासिल कर लेते हो तो लास्ट में जो होता है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो एज फैक्टर है, आपका टाइम होता है कि अगर आप जल्दी सेवा में चले गए तो आपका जो लास्ट का साल है, जब आप रिटायरमेंट के नज़दीक होगे तो आप बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहोगे, तो वो 1 साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बजाय इसके कि हम अभी छोटे मतलब गेन्स के बारे में बात करें या लॉसेज या उसकी बात करें। तो उनका एक अनकंडीशनल सपोर्ट रहा। दूसरा, मेरे बड़े जो ब्रदर हैं वो राजस्थान पुलिस में भी सेवाएं दे रहे हैं, उनका समय समय पर मुझे मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा से मिलता रहा। इसके अलावा मेरे कुछ और साथी थे जिनके साथ में मैंने मिलकर तैयारी की, तो उनका भी सपोर्ट मिला। कई सारे टीचर्स थे जिनका समय समय पर मुझे सपोर्ट मिलता रहा। तो फैमिली सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल भी जब आप तैयारी करते हो, स्पेसिफिकली जैसे आपने प्रोफेशनल डिग्री कर ली तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कमाने की उसमें आ जाते हो, तो सभी लोग सोचते हैं कि अभी और क्या आप तैयारी या पढ़ाई कर रहे हो, अब तो आप डिग्री कर चुके, अब आपको मतलब परिवार को कमा के देना चाहिए। तो उस समय परिवार का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया। चूँकि 2014 बैच के आप 90 ऑल इंडिया में 93 रैंक आपने हासिल की है, अक्सर युवाओं के मन में ये ज़रूर सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप युवाओं को बताएं कि किस तरीके से ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या होता है। जी, तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है सिलेक्शन के बाद में 2 साल की ट्रेनिंग होती है जी, और इसमें जो इनिशियली जो ट्रेनिंग होती है वो फाउंडेशन कोर्स होता है, और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी में जो है उत्तराखंड में, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। इनिशियली फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके बाद में हमारा 2 महीने के आसपास का एक एजुकेशनल या एक्सपोजर ट्रिप होता है जो लगभग 50 से 60 दिन का होता है, और उसके बाद में फिर से 3 महीने मसूरी में हमारा नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स चलता है। और उसके बाद में आपको 1 साल के लिए जो कैडर जो आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर आपकी स्टेट की एकेडमी भी कुछ समय ट्रेनिंग होती है,
और आपको डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट किया जाता है स्टेट के अंदर, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में बेसिकली आपका कलेक्टर्स के साथ में अटैचमेंट कर दिया जाता है ताकि आप डे टू डे फंक्शनिंग देखो। अच्छा। और उस दौरान आपको जितने भी विभाग हैं उनका एक्सपोजर दिया जाता है बेसिकली, राइट फ्रॉम रेवेन्यू की जो मशीनरी है नीचे से लेके ऊपर तक, उसमें आपको विभिन्न थोड़े थोड़े समय के लिए सभी जगह का चार्ज दिया जाता है ताकि आप उन चीज़ों को सीखो। और वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में वापस आप स्टेट अकेडमी जाते हो और उसके बाद में वापस आप मसूरी जाते हो। वहाँ पर ऑल ओवर जो भी बच्चे, जो भी ऑफिसर्स सभी स्टेट से आते हैं, उनकी एक फाइनल सेंसिटाइजेशन या फाइनल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में अपने अपने कैडर्स में वापस सेवाओं के लिए चले जाते हैं। और अभी पिछले कुछ सालों से 3 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी हमारा एक अटैचमेंट शुरू किया हुआ है, तो उसमें विभिन्न विभागों के साथ में ऑफिसर्स को अटैच किया जाता है ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग देखने को एक मौका मिलता है। तो वो भी एक नया चैप्टर अभी ट्रेनिंग में ऐड किया हुआ है। तो इस प्रकार कुल जो ट्रेनिंग है वो 2 साल की ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग मोर ऑफ एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग होती है। इसमें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स होती है, एकेडमिक ट्रेनिंग्स भी होती है। फील्ड से ऑफिसर्स आते हैं जो अलग अलग पोस्ट पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और साथ में एक्सपोजर ट्रिप्स भी होती है, जैसा मैंने बताया कि फील्ड में भी आपको काफ़ी समय दिया जाता है। तो ये ऑल एंड ऑल एक तरह से ग्रूमिंग होती है ताकि आप जब फील्ड में जाओ तो आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे उससे आप अच्छे से निपट सको। जी सर, और बिल्कुल आपने जो कि पर्यटन विभाग में भी आप डायरेक्टर के तौर पर रहे, समग्र शिक्षा अभियान में भी आप जुड़े हैं, लेकिन अगर मैं आपके ट्रेनिंग के जस्ट बाद राजस्थान कैडर में आपको जोधपुर में सहायक कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था, तो वो अगर अनुभव आप साझा करने चाहें। जैसा मैंने बताया कि उसमें से 1 साल के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए ज़िले में भेजा जाता है, किसी एक ज़िले में जहाँ पर आपका पोस्टिंग होती है जिस कैडर में भी। तो जोधपुर में लगभग मैं 1 साल रहा। उसमें जो हमारे जिला कलेक्टर थे डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत, उनके साथ में मेरा अटैचमेंट रहा है। क्योंकि जिला कलेक्टर कार्यालय की फंक्शनिंग देखी, उनके जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनकी फंक्शनिंग देखी, फिर जो जिला परिषद का जो वर्किंग होती है वो भी मैंने देखी कि जिला परिषद से किस तरह से काम होता है। बाद में रेवेन्यू में जैसे मैंने बताया कि मैंने पटवारी अटैचमेंट भी किया है, उसके बाद में तहसील में भी मेरी कुछ समय तक पोस्टिंग्स रही। मैंने फिर लगभग 2 माह के आसपास एसडीएम होशियाँ का भी मेरे पास में चार्ज था। इसी तरीके से मेरे पास में कुछ टाइम बीडीओ सेखाला का भी चार्ज था। फिर नगर निगम जो जोधपुर है वहाँ पे भी 15 दिन मेरे पास में एक डीसी जो उपायुक्त होते हैं जोन के, उनका चार्ज था। इसी तरीके से 15 दिन जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी चार्ज था। इसके अलावा जो हमारी विभिन्न शाखाएँ होती है, पुलिस विभाग के साथ भी, जुडिशरी के साथ भी, आगे पीडब्ल्यूडी है, पीएचडी है, जितने भी विभाग हैं उनके साथ में अलग अलग दिन के लिए कुछ हमारा एक्सपोजर जो एक ट्रेनिंग होती है वो दिया जाता है। तो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छी लर्निंग होती है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो हमारे कलेक्टर्स जो होते हैं, हमारे ट्रेनिंग कलेक्टर जो जिनके साथ हमें अटैच किया जाता है, उनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं। और उनकी कार्यशैली को देखकर हम हमारे लिए एक तरह से बताते हैं या इमेजिन करते हैं कि मैं जब कलेक्टर बनूंगा तो मैं इस तरह से रहूँगा। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जी, क्योंकि आपने एक बात कही कि सफ़र में आपकी सफलता में काफ़ी लोगों का हाथ रहा है। तो चूँकि हम जब चलते हैं सफ़र में तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के लोगों से हमारी मुलाकात होती है। तो क्या ऐसे नेगेटिव लोगों का भी आप पर प्रभाव रहा? एक स्टेज पे ऐसे आते हैं कि निराश भी होते हैं, तो क्या ऐसे भी मोड़ आया आपकी ज़िंदगी में? जैसा मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव लोगों का सहयोग तो आपको मिलता ही रहता है, लेकिन नेगेटिव लोग भी डायरेक्टली आपको कई बार इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, बट वो आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसको कई बार वो लोग अटैक करते हैं या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैंने MBBS डिग्री की और उसके बाद में मैं इस सेवा में आया। तो एक नेचुरल सी चीज़ है, या जो कॉमन मैन वो यही सोचेगा कि जब MBBS की डिग्री आपने कर ली है तो आप एज ए MO ज्वाइन कर लो और परिवार को अच्छी आय में मदद कर सकते हो। तो वहाँ पर जो आसपास के कई सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो अब तो बच्चा पढ़ लिख गया, अब तो डॉक्टर बन गया, अब और क्या आप इसको आगे पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, या अब तो उसको कमा के देना चाहिए। उल्टा वो आप उसको पढ़ने के लिए अभी भी पैसे भेज रहे हो या जो भी सपोर्ट भेज रहे हो। तो इस तरह के लोग होते हैं जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली तो हार्डली कोई होता है जो आपको कहेगा डायरेक्टली कह के कि ये तैयारी मत करो या ये हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। बट मैंने ये महसूस किया है कि सपोर्ट सिस्टम को जरूर वो इन्फ्लुएंस कोशिश करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी लाने की। बट जैसा मैंने पहले बताया, वहीं पर जो आपका सपोर्ट सिस्टम है या जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, उनका रोल वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वो सॉलिड तरीके से आपके साथ में खड़े हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो उसको। चूँकि एक प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं आप, ये भी जानना चाहूँगी।
ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में जो बैलेंस है ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, क्योंकि हमारा जो काम है वो अक्सर मतलब इसकी कोई समय सीमा कई बार तय नहीं होती है। कई बार रात में भी हमको फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, सुबह भी जल्दी जाना पड़ता है, कई बार ऑफिस में हम लोग लेट हो जाते हैं। बट परिवार को समय देना भी इतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवार ही आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका जो इमोशनल जो सेटअप है। क्योंकि हमारी सर्विस में इस तरह की भी चैलेंजेस होते हैं, कई बार आपसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, आपको पता नहीं है कि वो लोग आपके साथ किस मकसद से या किस इंटेंशन के साथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन परिवार हमेशा जो शुरू से आपका सपोर्ट सिस्टम रहा है वो हमेशा अच्छी दृष्टिकोण से और अच्छी इंटेंशन से ही आपका सपोर्ट सिस्टम रहता है, तो उनको भी समय देना इतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिश मेरी रहती है कि दोनों के बीच में बैलेंस रहे। तो और जब भी समय मिलता है, कोई घर फिक्स नहीं है, कई बार जब भी समय मिलता है, छुट्टियां भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बीच में समय लेकर परिवार के लिए स्पेसिफिकली हम लोग टाइम निकाल कर छुट्टी बिताई जाए, ये हमारा प्रयास रहता है। लेकिन कई बार हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्सन्स होती है कि हम छुट्टी उस समय नहीं ले पाते, बट फिर भी कोशिश हम करते हैं कि जहाँ तक संभव हो परिवार के साथ भी समय बिताया जाए, चाहे वो सुबह का टाइम हो या शाम को जब लेट भी जाते हो तो परिवार के साथ में आप जाओ, बैठो, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो एक आपके लिए स्ट्रेस बस्टर के रूप में भी काम करता है। क्योंकि दिन भर आप अलग अलग लोगों से जुड़े रहते हो, अलग अलग चैलेंजेस चलते रहते हैं आपके दिमाग में, और इवन घर जाते हो तब भी कई ऑफिस की चीज़ें आपके दिमाग में भी चलती रहती है। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उस दौरान आप एक मेंटल पीस में रहते हो, तो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक संभव होता है हम लोग कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर आसीन हैं जहाँ पर कई सारे मुद्दे आपके सामने आते हैं। कई बार ऐसे निर्णय भी लेने होते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं, ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं, जातिवाद से प्रेरित होते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उन मुद्दों को टैकल करते हैं? जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग यहाँ पर मतलब जो मेरी इंटेंशन थी जैसे सेवा में आने का, कि कैसे हम लोग कॉमन मैन को फैसिलिटेट कर सकें, और जो चीज़ सही है हमारा प्रयास रहता है कि जो चीज़ सही है वो चीज़ की जाए। और जस्टिस के बारे में जो सिद्धांत है कि न्याय करना ही सफिशिएंट नहीं है, दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो जिसका हक है वो उस तक मिले, और जो भी निर्णय होता है उसको हम लोग दोनों तरफ से हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। जैसा आपने बताया, कई सारी चीज़ों के बीच में कई सारे फोर्सेस, पुल एंड पुश फैक्टर्स होते हैं। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उससे उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, कौन कौन से लोग हैं जो प्रभावित होने वाले हैं। कोशिश रहती है कि उनको भी सुना जाए और उसके बाद में जो बेस्ट डिसीजन होता है वो लेने की कोशिश करते हैं। जी, क्योंकि हर दिन में आपके पास काफ़ी सारे परिवादी आते हैं, तो लगभग कितने परिवादी होंगे जिनकी आप समस्या सुलझाते हैं? परिवादी हमारे पास में ऑन एन एवरेज जैसे 20 से 25 परिवादी तो डायरेक्टली आते ही हैं। इसके अलावा भी हम लोग जन सुनवाइयों में भी जाते हैं। पंचायत लेवल की जन सुनवाइयाँ भी हम पहले करते थे, कोविड कारण फिजिकल जन सुनवाइयाँ नहीं कर रहे हैं, तो अब परिस्थितियाँ सही हो रही है तो फिजिकल जन सुनवाइयाँ भी शुरू होगी। तो वहाँ पर पंचायत में जैसे सामूहिक आपने जन सुनवाई की, तो कई सारे सोर्सेज हैं। इसके अलावा 181 है जो हमारे राज्य में संपर्क पोर्टल बना हुआ है, उसके तहत भी हमें शिकायतें आती रहती है। हमारी कोशिश रहती है कि शिकायत की जड़ तक जाके उसकी जो मूल समस्या है उसका समाधान करके परिवादी को हम लोग बेनिफिट दे पाएँ। कई बार लॉन्ग टर्म की समस्याएं होती हैं, कई बार इमीडिएट हम लोग सोल्यूशन कर पाते हैं। तो जहाँ तक संभव होता है कि उसको त्वरित न्याय मिले। जी बिल्कुल, आप समस्याओं की चूंकि बात कर रहे हैं तो हर वक्त बहुत सारे लोग आते हैं, कहीं ना कहीं हम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। खुद को फिजिकली और मेंटली एक्टिव रखने के लिए आप क्या करते हैं? ये बहुत सही आपने सवाल पूछा है कि दिन भर आपके साथ मतलब आपका जो रूटीन है वो काफ़ी कई बार मोनोटोनस हो जाता है, और एनर्जी लेवल जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे डाउन हो जाते हैं। स्पेसिफिकली इवनिंग्स में आप काम भी कर रहे होते हो, लोग भी आ रहे होते हैं, दिन भर में आपकी मीटिंग्स भी बहुत सारी हो जाती है, तो एनर्जी लेवल डेफिनेटली डाउन हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरे जो प्रयास रहता है, एक तो हम लोग एक्सरसाइज मैं सुबह करने की कोशिश करता हूँ, या फिर कई बार शाम को गेम भी खेलता रहता हूँ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में भी रुचि रही है। तो मैं उससे क्या होता है कि एक तो स्ट्रेस बस्टिंग हो जाता है, और आपकी बॉडी भी फिजिकली अगर आप फिट रहते हो तभी आप मेंटली भी साउंड रहोगे, और आपकी जो एनर्जी है वो दिन भर आपकी मेंटेन रहती है। और बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे काम करने के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में थोड़ा सा चलना फिरना, उठ के इस तरह के प्रयास भी करते रहते हैं ताकि बॉडी फिट रहे। अगर बॉडी फिट रहेगी तो ही हम लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रहेंगे। आपकी हॉबीज़ की अगर हम बात करें तो वो क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ स्पेसिफिकली गेम्स खेलना मुझे पसंद है। स्कूल टाइम से ही मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो सभी प्रकार के गेम्स हम लोग खेलते थे, बट सेवा में आने के बाद में जो टीम गेम्स हैं वो लगभग कम हो गए हैं। पहले मैं
फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इस तरह के गेम ज़्यादा खेला करता था। बट अब हमने रैकेट गेम पे स्विच ओवर कर लिया है, क्योंकि लेट फ्री होते हैं कई बार 8 बजे 9 बजे, इस समय भी अगर खेलने जाते हैं तो उसमें रैकेट गेम्स का ये फ़ायदा होता है कि 1 या 2 लोग भी खेल सकते हैं। तो अभी मैं बैडमिंटन खेलना प्रेफर करता हूँ। मेरे 2 सवाल आपसे ये भी रहेंगे, जिनके सवाल में बस एक शब्द में चाहूँगी। ज़िंदगी को अगर एक शब्द में परिभाषित आप करना चाहें, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभवों को आपने देखा है, समझा है, जाना है, तो एक शब्द में अगर परिभाषित करना चाहें तो क्या होगा वो नाम? जीवन एक एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस मानता हूँ उसको। ओके। और चूँकि बहुत सारे अनुभव आपने ज़िंदगी में किए हैं, अगर आप खुद पर एक आत्मकथा लिखना चाहें तो उस किताब का नाम क्या होगा? ऐसा तो मेरा कोई आइडिया नहीं है। अगर आगे जाकर इस तरह का कोई प्लान हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो फिर भी मैं नहीं सोचता कि मतलब मैं अपनी आत्मकथा या मुझे मतलब मैं उस लायक हूँ कि अपनी कोई आत्मकथा लिखूं, जी। और मेरा लिखने में इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है। अच्छा। तो देखते हैं। जी सर। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जीवन एक एक्सपीरियंस है, तो क्या पता आगे जाके इस तरह का शौक डेवलप हो जाए तो हो सकता है लिख भी सकते। बिल्कुल। क्योंकि लाखों युवा है जो आज इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में एक तो टारगेट डिसाइड करें। आप अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में एक सही समय पर सोचें, क्योंकि जब आप टारगेट डिसाइड कर लेते हो तो आपका आधा काम हो जाता है। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों से आपका संपर्क, आपका बीच बीच में उनसे तब आपकी वार्तालाप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें जो बाहर से जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। तो हर करियर के बारे में आप डिसाइड करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों जानें, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों जानने चाहिए, उसके चैलेंजेस क्या हैं वो भी आपको समझना चाहिए। कई बार बाहर से चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती है और जब बच्चे होते हैं तब बहुत जल्दी किसी चीज़ से प्रभावित होकर वो बच्चे उस तरह का गोल बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट चेन की बात आती है, कॉलेज चेन की बात आती है, तो उस समय वो डबल माइंड हो जाते हैं। तो मेरा युवाओं को यही कहना है कि आप अपना जो टारगेट है वो सोच समझ कर डिसाइड करें, और टारगेट डिसाइड करने के बाद में आप लोग डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से और एक पैशन के साथ में अगर आप अपने टारगेट की ओर मेहनत करेंगे तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सके। और दूसरा ये भी मेरा कहना है कि जो आपकी टारगेट है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा इन द सेंस कि हायर एम आपको करना चाहिए, ताकि अगर आप उसमें थोड़ा सा भी कम भी सक्सेस होते हो तब भी आप एक अच्छी जगह पहुंच सकते हो, आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हो, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति उसको भी आप बहुत अच्छे से अपना योगदान दे सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे द पीके टाइम्स के साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थी सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल जी से हमारी खास बातचीत। अगली बार फिर होगी किसी अलग शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए जुड़े रहिए द पीके टाइम्स के साथ।